हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट हम लोग पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4, वो जर्मनी और इटली का एकीकरण टॉपिक से। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हम लोग देखे थे वो जर्मनी में जो ये संसद बना था उसके बारे में था। अब नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो जर्मनी और इटली का एकीकरण। ठीक है, हम लोग याद कर लीजिए एक बार, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्र। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्र। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर का नाम ही है। और राष्ट्र मतलब होता है लोगों के बीच एकता का भाव। कैसे लोगों के बीच एकता का भाव हो जाए, वही राष्ट्र है। ठीक है, अब इस लेक्चर में जो एक दो टॉपिक के बाद हम लोगों को देखना है वो ये कि दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ क्यों गई। जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 18 तक, वो क्यों हुआ था। ठीक है, इसके बारे में इस लेक्चर के लास्ट तक आपको कुछ जानकारी मिलेगा। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होता है। ये सब क्लास में अभी 10 में, ये 10th क्लास का एनसीईआरटी है, इसमें तो नाम का चीज़ दिया हुआ है। इसका डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर क्लास में जाते हैं या इस पर और डीप पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज़ कवर कर रहे हैं, इसीलिए जो इसमें दिया होगा उतना ही बताएंगे। ठीक है, इधर उधर का ज्ञान थोड़ा बहुत है, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है उसका, जहाँ पे जो रहेगा उसको वहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जर्मनी और इटली का निर्माण। अब जर्मनी, आप लोग यूरोप का देश है जर्मनी, अभी उसका नाम सुने होंगे, और इटली का भी नाम आप लोग सुने होंगे। इटली का नाम भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण राष्ट्र है यूरोप का। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद जब पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लोगों के बीच एकता का भाव बनाने के लिए ये दो राष्ट्र कैसे, इन दोनों के राष्ट्र में कैसे ये योगदान निभाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, अब आप लोग पढ़े हैं कि जो जर्मनी है उसका पुराना नाम जो था वो था परसा। क्या नाम था? परसा। परसा, देखिए परसा एक एरिया था, उससे और अगल बगल क्षेत्र को मिला के क्या बनाया गया था? जर्मनी। जो जर्मनी का ज़्यादातर इलाका है वो अभी मतलब उस समय क्या था? परसा था। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक दिया है कि जर्मनी के बारे में है कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। क्या कोई सेना लोग मिल के राष्ट्र बना सकता है? यानी कि फिर से लड़ाई का बात हो रहा है। क्या सेना सबको पकड़ पकड़ के बताए कि आपको एक राष्ट्र को मानना है? चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 1848 का समय, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। 1848 का समय है। लिख रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। क्या होने लगा यूरोप में? राष्ट्रवाद यानी कि लोगों में एकता का भाव है, उसका जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। जनतंत्र यानी कि लोगों का जो सिस्टम है, लोकतंत्र समझ लीजिए, और क्रांति, क्रांति भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा माहौल बन रहा था वहाँ पे 1848 के बाद। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जनता लोग एक्टिव नहीं है तो क्या कर रहा है? आगे लिखा है, राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अब देखिए, अब पूरा यूरोप पर अपना प्रभुत्व, कोई भी राजा अपना पैठ जमाने के लिए क्या कर रहा है? राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। जो राष्ट्र का भावना विकसित किया गया है, यानी राष्ट्र मतलब लोगों के बीच एकता। अब ये एकता को क्या कर रहा है? राजा लोग एकता को चाह रहा है कि इसी एकता का इस्तेमाल करके हम लोग किसी क्षेत्र पे अपना पकड़ बनाए रखें। अब देखिए, राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे थे, लोगों के बीच एकता। अब राजा लोग जब लड़ाई झगड़ा करते करते इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि देखिए, जनता से अब उस तरीके से तो हम लोग वापस उस स्टेज में नहीं जा सकते जैसे पहले निरंकुश शासन होता था। तो उस स्टेज में अगर नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? तो लोगों में जो एकता का भाव है, उसमें देश प्रेम, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम, ये सब भावना जगा के और लोगों को एकजुट करने का कोशिश करेंगे और सबको एक सूत्र में पिरोएंगे। इस तरह कौन कोशिश करने लगा? वही रूढ़िवादी राजा लोग, रूढ़िवादी लोग, जो समाज में चेंज नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में थोड़ा चेंज अगर चाह भी रहा है तो
राष्ट्रवादी भावनाओं का वो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, और इसका जो अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो लिखा है कि आप अच्छा एग्जाम्पल इसका जर्मनी में और इटली, जो दो टॉपिक अभी हम लोगों को पढ़ना है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, जर्मनी के बारे में पहले दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जर्मनी में दिया हुआ है कि राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के अंदर थी। जर्मनी के लोगों के अंदर एकता का एक बात बना हुआ था कि लोगों को एक रहना चाहिए, जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे। ठीक है। और 1848 में जर्मन महासंघ, जर्मनी का महासंघ एक बनता है, उसके विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ के क्या किया गया, एक निर्वाचित संसद का निर्माण किया गया। ठीक है। और निर्वाचित संसद जो है वो क्या करता है, राष्ट्र राज्य बनाता है कि ये जो नया निर्वाचित यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया। ठीक है। और संसद यानी कि वही लोगों के द्वारा चुना गया संसद, वो राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास करता है। ठीक है। अब राष्ट्र राज्य जो बन रहा है उसका जो उदारवादी पहल है, ये यहाँ पे लिखा है, देखिए, राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। अब ये लोग जो बनाना चाह रहा है राष्ट्र, उदारवादी लोग, उसको फौज और राजा ने मिलकर दबा दिया, यानी कि सेना ने राजा के ऑर्डर से दबा दिया होगा। ठीक है। तो अब क्या है, परसा, अब क्या किया कि अब जो परसा बताया ना, परसा एक इम्पोर्टेंट एरिया था जर्मनी का, पुराना नाम भी बोला जाता है, बाकी कुछ क्षेत्र और मिलाया गया तब बना है जर्मनी। तो ये परसा जो है, परसा अब संभालता है नेतृत्व, कि अब परसा कोशिश करेगा जर्मनी को एक करने का। ठीक है। और जिसका जो हेड मंत्री होगा, लिखा हुआ है, जिसका जो प्रमुख मंत्री होगा उसका नाम है, आपको ये नाम ध्यान रखना है जरूरी से, ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क वो इंसान का नाम है। ठीक है। ये बिस्मार्क बहुत फेमस इंसान है हिस्ट्री में। तो वो इस प्रक्रिया का जनक था, वही हेड करता है कि अब हम लोगों को क्या करना है, जर्मनी को एक करना है। वो जर्मनी को एक करने के लिए जो अगल बगल जितना भी राष्ट्र था, 7 साल तक, 7 ईयर्स तक वो लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है। 7 वर्ष तक वो लड़ाई झगड़ा करता है, किससे, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, और ये सब 3 युद्ध में वो जीत हासिल करता है और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी करता है। एकीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई, ये सब जो देश है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ये सब क्या किया था, परसा के अगल बगल क्षेत्रों को कब्जा के रखा था। तो वो ऑटो वन बिस्मार्क जो परसा का हेड था, वो शुरू करता है लड़ाई और ये लोग को हरा के अपना जर्मनी को एक करता है। ठीक है। और 1871 का समय आता है। 1871 में परसा का एक राजा है, विलियम प्रथम। ठीक है। विलियम प्रथम, इसका पूरा नाम काइजर विलियम प्रथम है। वो जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। क्या बनता है, वो जर्मनी का सम्राट, नया राजा बनता है। ठीक। 1871 में एक बैठक हुआ था, यहाँ फोटो दिया हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है। ये बिस्मार्क का 70th जन्मदिन पर उनको उसको भेंट भी मिला था। ठीक है। ये बैठक वर्साई के महल में हो रहा है। ठीक। और वर्साई के महल में बैठक हो रहा है और यहाँ पे काइजर विलियम प्रथम, वही बात ऊपर जो बताया गया है, उसके नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हो जाती है, यानी कि जर्मनी एक नया साम्राज्य बन गया है। तो देखिए किस तरह कोशिश किया गया, सेना के द्वारा। क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, यहाँ तो लग रहा है कि सेना के द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया और लोगों को एक किया गया। क्यों, क्योंकि पहले से उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी, वो लोग चाहते थे कि हम लोग एकजुट हों, वो एक कल्चर के अंदर दबे हुए थे। ठीक है। अब जो नया जर्मनी राष्ट्र बना, उसको लोगों को एक करने के लिए जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग सिस्टम, वो सब पे काफ़ी जोर दिया गया और परसा के द्वारा कई तरह का कार्रवाई किया गया, जो बाकी जर्मनी के लिए और भी लोगों के लिए क्या बना, एक मॉडल के रूप में उभरा। ठीक है। तो ये जर्मनी का एकीकरण आप लोग देखिए, बहुत शॉर्ट में दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन आपको जितना दिया है उतना ही पढ़ना है। ठीक है। देखिए ये रहा परसा, दिख रहा होगा आपको, है ना, परसा है। और तो देखिए ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, यही सब अगल बगल में
बहुत कब्जा करके रखता था, जिसके वजह से ये झगड़ा होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को, वो है इटली। किसके बारे में? इटली। इटली में क्या था कहानी? इटली आप लोग समझ रहे कहाँ? ये वही यूरोप में थोड़ा साउदर्न की तरफ, ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है, उसी में ये उभरा हुआ क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे यूरोप, पूरा बड़ा एरिया यूरोप, और यूरोप के नीचे की तरफ ये इटली है। और इटली देखिए पानी के बीचों बीच में है, एक तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इटली के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या दिया है इटली का? इटली जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत ही विखंडित था, यानी कि राजनीति यानी राज करने वाला लोग जो था वो बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा था, अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। वहाँ अनेक वंशानुगत राज्य, बहुत सारा वंश के आधार पे जो राजा चले आ रहे थे वो राजा लोग, और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य। हैब्सबर्ग साम्राज्य का नाम आप लोग सुने होंगे, एक बड़ा साम्राज्य था, और वो साम्राज्य का भी वहाँ पे क्या था? इटली पे कंट्रोल था। तो इटली जो है बहुत क्षेत्र में बटा हुआ था। कितने क्षेत्र में वो भी दिया हुआ है। इटली जो है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितना टोटल? इटली जो है सो 7 राज्यों में बटा हुआ था। नाम भी दिया हुआ है यहाँ, देखिए वेनेशिया, लोम्बार्डी, पेपल राज्य, दोनों सिसिलियों का राज्य, ठीक है, टस्कनी, मोडेना, परमार, सेवाई, सार्डिनिया। ठीक है, ये कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। ठीक है, अब यहाँ पे 7 राज्यों में जब वो बटा हुआ था तो उसमें से केवल एक क्षेत्र जो सार्डिनिया पिडमोंट का क्षेत्र है, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट का जो क्षेत्र है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का राज। अब इटली राज्य है, वहाँ पे इतालवी राजघराने का एक ही एरिया है, वो है सार्डिनिया और सार्डिनिया पिडमोंट। ठीक, अब यहाँ पे बाकी उत्तरी भाग में कौन है? उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग है। मध्य भाग में कौन है? तो पोप का शासन है, पोप समझ रहे हैं, चर्च का। और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन का बूर्बो वंश। एक बूर्बो वंश आप पढ़े हैं फ्रांस में, और दूसरा बूर्बो वंश था वो स्पेन में भी था। और स्पेन का जो बूर्बो वंश है वो भी राज कर रहा था दक्षिण के साइड, किस में? इटली में। तो ये जो अलग अलग बटा हुआ था, तो इसको एकजुट करना था। और पीछे आपने एक क्रांतिकारी का नाम पढ़ा था जिसका नाम था जूसेपे मैत्सिनी। क्या नाम था? जूसेपे मैत्सिनी। 1830 का समय है। वो एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड इतालवी गणराज्य बनाना चाहता है। इटली एक गणराज्य बनाना चाहता है कि हमारा एक गणराज्य हो, एक देश हो, उसका नाम इटली हो। ठीक है, और वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करता है, कार्यक्रम देता है कि ऐसे बनाना है। यंग इटली नाम का गुप्त संगठन बनाता है, आप लोग पढ़े हैं। 1831 और 48 में वो क्या करता है? क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय पर आ गई। कह रहा है कि 1831 और 1848 में बहुत सारा विद्रोह हुआ था, क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था, लेकिन वो जीत नहीं सका, उसमें सफलता नहीं हासिल हुआ। इसीलिए सारा जिम्मा अब किसके अंदर आ गया? तो वही जहाँ पे एक इतालवी घराने का राज्य था, वो सार्डिनिया पिडमोंट। ये सार्डिनिया पिडमोंट के राजा पर ही जिम्मेदारी आ गया। राजा का नाम है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और ये इस पे क्या जिम्मेदारी है कि हमको इटली को क्या करना है? एक करना है। अब ये एक करने का कोशिश करेगा, ठीक है, और उसमें कुछ एक दो नाम आएगा जो उसका योगदान देगा। जैसे एक मंत्री था उसका, एक मंत्री था जिसका नाम है कावूर। नाम क्या है? कावूर। दिख रहा है आप लोगों को? एक मंत्री है उसका जिसका नाम है कावूर, ये देखिए यहाँ पे। और ये क्या करता है? ये इटली में कैसे एकता आ जाए उसके लिए ये आंदोलन करता है। ठीक, हालांकि वो अलग टाइप का इंसान था, लेकिन फिर भी इटली के लिए वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए रेडी था। वो तो अच्छा फ्रेंच बोलता था, ये सारा बात यहाँ लिखा हुआ है। वो तो इटली लैंग्वेज से, इटालियन लैंग्वेज से अच्छा वो फ्रेंच बोलता था, लेकिन क्योंकि इटली का एकीकरण करना था इसलिए वो कूटनीति करता है। कूटनीति मतलब किसी तरह दूसरे देश से बात करना है, ऐसे बुद्धि लगा के कि कुछ फ़ायदा हो जाए। वो अच्छा कूटनीतिज्ञ था। वो कावूर जो है एक चतुर कूटनीतिक
संधि करता है। संधि यानी कि बैठ के बातचीत करता है, किसके साथ? फ्रांस के साथ, ठीक है। और उसके पीछे हाथ किसका था? तो काबूर का। और सार्डिनिया पिडमोंट जो है 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हो जाता है। यानी कि ऐसा कूटनीति फ्रांस के साथ किया था कि ऑस्ट्रिया को हरा पाने में कामयाब हो जाता है। कौन? ये इटली, ठीक है। एक और इंसान का नाम जोसेपे गैरीबाल्डी। क्या नाम है? गैरीबाल्डी। दिख रहा है आपको? ये गैरीबाल्डी है। और ये क्या किया? गैरीबाल्डी ने यहाँ के लिखा हुआ है के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। जोसेपे गैरीबाल्डी जो है वो इनिशिएट करता है, शुरू करता है, तो बहुत सारे सशस्त्र यानी कि हथियार वगैरह लेके स्वयंसेवक लोग युद्ध में पहुंच जाते हैं, ठीक है। स्पेनी शासकों को हटाने में कामयाबी मिलता है, ठीक है। वहाँ से स्पेनी शासक को हटा दिए 1861 में। फिर अब 1861 का समय आ गया। 1861 में क्या करता है कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर देता है। जो इतना बड़ा एकीकृत इटली बना है, ये पूरा देखिए, इटली पहले 7 राज्यों में बटा था, अब वो एक हो चुका है। और वो एक हो चुका है इसीलिए वो क्या किया गया? एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित कर दिया गया? इमैनुअल द्वितीय को, ठीक। और इसमें कौन 2 लोग उसका साथ देता है? तो एक नाम आप लोग पढ़ें काबूर का, और दूसरा आप लोग नाम पढ़े हैं गैरीबाल्डी का, ठीक है। तो आप लोग अभी समझें कि जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, ठीक है। बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन आप लोग समझ रहे होंगे, इंडिया पे राज करने वाला लोग जो आया था, अंग्रेज जो बोलते हैं, अंग्रेज जो है, अंग्रेजी भाषा जहाँ बोला जाता है उसी को अंग्रेज बोला जाता है। जहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है उसी क्षेत्र को अंग्रेज बोला जाता है, जहाँ से वो शुरू हुआ था, ठीक है। और वो कहाँ पे है? तो जो आप लोग ग्रेट ब्रिटेन नाम सुने होंगे, और उसका राजधानी इंग्लैंड है, ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम ऐसा क्यों दिया है? ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ अजीब था क्या? अजीब था थोड़ा, देखिए क्या था अजीब। कुछ विद्वान मानते हैं कि राष्ट्र राज्य जो बनाने का सबसे अच्छा मॉडल है वो ब्रिटेन ने निभाया था। ग्रेट ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, वो सबसे अच्छा आदर्श मॉडल लेके आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई अचानक परिवर्तन नहीं हुआ, उथल पुथल नहीं हो गया, क्रांति नहीं हो गया, बल्कि लंबे समय में धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथ में जनता के द्वारा लिया गया। इसीलिए इसे अजीब दास्तान कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण का ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक। और ये लोग कौन है? तो ब्रितानी राष्ट्र, ब्रिटेन सुने ना, ब्रिटेन, वही ब्रिटेन का ब्रितानी राष्ट्र है। अब ब्रितानी द्वीप समूह में लोग जो थे, एक द्वीप समूह आप लोग समझ रहे हैं, जो पूरा यूरोप आप लोग देखते हैं, यूरोप और ये रहा एशिया, तो यूरोप के बगल में एक अलग सा आइलैंड है जो कौन है? ब्रिटेन है। तो वो अलग है थोड़ा, अब अलग है तो, और उसके अगल बगल छोटा छोटा और भी आइलैंड है। तो वहाँ पे जो रहने वाला लोग था द्वीप समूह, वो वेल्स, अंग्रेज लोग, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये अलग अलग लोग आपको देखने को मिलते हैं, जिनका कुछ निर्जातीय पहचान था। निर्जातीय किसको बोलते हैं आपको पता है? वैसा नस्लीय या जनजातीय समूह जिसका कल्चरल उद्गम एक हो, यानी कि एक कल्चर का लोग जो कभी शुरुआत से एक जैसा रहा हो, उसका पृष्ठभूमि यानी कि पृष्ठभूमि क्या बोलेंगे? बैकग्राउंड जो हो वो एक जैसा हो, उसको बोलते हैं निर्जातीय। इंग्लिश में बोलते हैं एथनिक बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक जैसा सोच रखने वाले लोग जो एक क्षेत्र में रहते हो। तो ये लोग सब अपने अपने तरीके के निर्जातीय समूह हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या किया? सभी जातीय समूह का क्या था? अपना अपना राजनीतिक तरीका था, सांस्कृतिक और राजनीतिक तरीका था, परंपरा अपना अपना चलता था। लेकिन जब अंग्रेज लोग आपको पता है पूरा दुनिया में राज किया है, ठीक है। तो ठीक है, अंग्रेज लोग जो क्या है, आंध्र राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, तो वो और भी क्षेत्र में विस्तार करना चाह रहा था। क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग, यानी कि आंग्ल बोलते हैं अंग्रेज लोग को, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आंग्ल। तो ये आंग्ल जो है, अंग्रेज लोग है,
वो लोग का हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आया तो वो लोग अपना सत्ता बढ़ाने में कामयाब रहा। और जो वहाँ का राजा था, जो राजा वाला सिस्टम सम्राट था, उस सम्राट से 1688 में धीरे धीरे विरोध चल रहा होगा और शांतिपूर्वक तरीके से राजतंत्र से ताकत छीन ली। जो राजा का सिस्टम था उससे क्या किया गया, वो ताकत छीन लिया गया और संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य बना रहा था। किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से, ठीक है। जिसके केंद्र में, सेंटर में कौन था, तो इंग्लैंड था, यानी कि इसका हेड कौन है, इंग्लैंड है। और इंग्लैंड जब पावर उसके पास आ गया तो इंग्लैंड क्या किया, वो स्कॉटलैंड के साथ एक्ट ऑफ यूनिटी करता है 1707 में और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लेता है, ठीक है। और इस तरह क्या किया, वो स्कॉटलैंड पे अपना प्रभुत्व जमा लिया और स्कॉटलैंड का जितना भी वहाँ का जो कल्चर है उसको दबाने का कोशिश किया कि तुमको मेरा वाला मानना पड़ेगा, और वहाँ के कल्चर को थोड़ा दबाया गया। वो वहाँ के लोगों को दमन का सामना करना पड़ा और बहुत लोग तो अपना वतन छोड़ने पर भी मजबूर हो गए, ऐसा भी लिखा है, ठीक। आगे आता है आयरलैंड। एक देश हम लोग पढ़े हैं स्कॉटलैंड, अब नेक्स्ट आता है आयरलैंड, वही ब्रिटेन के बगल में ही है। आयरलैंड का भी वो ऐसे ही हश्र करता है। देखिए वहाँ पे दो ग्रुप थे, धार्मिक ग्रुप, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये आप लोग समझते हैं, कभी नाम सुने, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जैसे देखिए हर धर्म में गुट नहीं बट जाता है, ये इस्लाम में भी देखिएगा आप गुट बटा हुआ है, हिंदू धर्म में भी कुछ गुट बटा हुआ है। उसी तरह ये जो चर्च लोग हैं यानी कि ईसाई लोग हैं, वो ईसाई भी जो चर्च का सिस्टम था वो भी अलग अलग ग्रुपों में बटा हुआ था, धार्मिक ग्रुप। और ये इसका नाम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, यानी कि अलग अलग तरीके से विचार को मानता था। अंग्रेज लोग क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट ठीक लगता था किसको, अंग्रेज लोग को। प्रोटेस्टेंट थोड़ा है, प्रोटेस्टेंट के बारे में पढ़िएगा तो आपको लगेगा कुछ लोग बताना चाहता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं आता तो दुनिया का इतना विकास नहीं होता। उसके बारे में कहीं पे आगे पढ़ना होगा तो बताएंगे। लेकिन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो है ये दो ग्रुप है। प्रोटेस्टेंट कम लोग था वहाँ आयरलैंड में और कैथोलिक लोग ज़्यादा था, लेकिन ज़बरदस्ती कैथोलिक लोग को दबाया गया, कैथोलिक विद्रोहों का निर्ममता से कुचल दिया गया, ठीक है। और वहाँ पे एक लड़ने वाला वॉल्फ टोन नाम का आदमी था, उसका जो विद्रोह था उसको असफल कर दिया गया। 1801 का समय है। 1801 में क्या किया गया, 1801 में आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और ये क्या बन गया, ब्रितानी राष्ट्र। अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, ब्रितानी राष्ट्र बन गया। और यहाँ पे अंग्रेजों का कल्चर का प्रचार किया गया कि तुमको कौन सा कल्चर मानना है, तो अंग्रेज वाला, अंग्रेजी ब्रितानी राष्ट्र। और अंग्रेजी से जो अंग्रेज आंग्ल कल्चर है उसको तुमको मानना है। और बहुत सारा जो वहाँ का प्रतीक चिन्ह था, जैसे ब्रिटेन का झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान जो है गॉड सेव आवर नोबल किंग, उसको खूब बढ़ावा दिया और पुराने राष्ट्र इस संघ के माता सहयोगी के रूप में रह गए। और जो ये सब जो दो राष्ट्र दिख रहा है आपको, ये लोग क्या है वहाँ पे सहयोगी के रूप में देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो अभी जो आप नाम सुनते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आता है, ठीक है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और एक आयरलैंड को भी बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये सब मिल के क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। देख रहे हैं आप वो सब कब जुड़ा था, वो सारा चीज़ यहाँ पे कहानी दिया हुआ है। तो ऐसे ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र बना है। तो ये अजीब दास्तान बता रहा है उसका, ज़बरदस्ती दूसरे को दबा के राष्ट्र बना है। चलिए जो भी है बंद हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए नेक्स्ट 5 नंबर में आते हैं। आज उम्मीद है कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए लेकिन कर लेंगे। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र यानी कि लोगों में एकता का भाव, बार बार आपको यही याद रखना है। राष्ट्र यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में एकता का सूत्र हो, उसको लगे कि हम लोग एक हैं, यही राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्र दिखेगा, आप बताइए, राष्ट्र
दो तरह का चीज़ होता है जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होता है मूर्त। क्या होता है? मूर्त। और एक होता है अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। मूर्त वैसा विचार जिसको आप टच कर सकते हैं, वैसा कुछ जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे ये पेन जो है मूर्त है। लेकिन अमूर्त ये एक वैचारिक टाइप से चीज़ है जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते। जैसे ईमानदारी। ईमानदारी क्या होता है? एक अमूर्त विषय है, उसको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। ईमानदारी किस तरह टच कीजिए? तो वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। तो उसी तरह राष्ट्र, बताइए राष्ट्र को आप किसे टच कीजिएगा? क्या जाके धरती को छू दीजिएगा वही राष्ट्र है? नहीं, वो राष्ट्र नहीं है। लोगों के बीच एकता का भाव राष्ट्र है। तो बताइए उसको आप कैसे टच कीजिएगा? यानी कि वो एक अमूर्त विचार है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लिख रहा है कि क्या किसी भी लिख रहा है कि किसी भी शासक को, कोई राजा है, उसको आपको अगर मूर्त रूप देना है, फोटो बना दीजिए तो वो दिख जाएगा। लेकिन किसी राष्ट्र को, एक देश है, राष्ट्र है, उसको आप चेहरा देना चाहते हैं, क्या दीजिएगा? फोटो बना दीजिएगा राष्ट्र का, ऐसे ऐसे मैप। क्या समझेगा हम लोग? ठीक है। तो क्या किसी राष्ट्र को चेहरा दिया जा सकता है? और राष्ट्र का मानवीयकरण करके इसका आंसर निकाला गया। हाँ, किया जा सकता है। देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। यानी कि देश को ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि जैसे कि वो एक व्यक्ति हो, इंसान हो। आप लोग सोच रहे होंगे पागल बना रहा था सबको? क्या पागल नहीं बना रहा था। देखिए, जब उस समय का समाज है, उस समय के समाज को ज़्यादा उतना समझ नहीं आ रहा है लोगों को, और आप जाके बोलिएगा चलो इटली के लिए लड़ना है, चलो जर्मनी राष्ट्र के लिए लड़ना है। अरे भैया, ये क्या होता है? लेकिन जब लोगों को एक विचार के रूप में बताया जाए कि आपका राष्ट्र है, ठीक है, उसका एक चित्र बनाया जाए, लोगों के मन में बार बार बैठा जाए। जैसे भारत का जो अशोक स्तंभ है या फिर भारत का तिरंगा झंडा है, आप उसको देखते होंगे तो क्या आपको कुछ फील नहीं आता है कि हमारा भारत का है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? ये फील शुरू में नहीं आता था, बाद में धीरे धीरे लोगों के बीच जब एकता का भाव बना तब आया ये। तो उसी तरह यहाँ पे जो राष्ट्र है उसको एक दृश्य यानी कि एक रूप दिया गया। ठीक है। और ज़्यादातर देखते हैं आप कि उस समय नारी का ही रूप दिया जाता था। ठीक है। ये एक डाक टिकट भी बनाया गया है, आगे पढ़ेंगे। और लिखा है जब राष्ट्र को, एक अमूर्त विचार है राष्ट्र, उसको एक मूर्त विचार के रूप में बदला जाए, एक फोटो के रूप में बदला जाए, उसी को बोला जाता है रूपक। क्या बोला जाता है? रूपक बोला जाता है। यानी कि किसी अमूर्त विचार को जब मूर्त रूप दिया जाए तो उसको बोलेंगे रूपक। रूपक का डेफिनेशन साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है, देखिए। रूपक जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति, देख रहे हैं ये सब अमूर्त विचार है। लालच, क्या लालच को टच कीजिएगा? ईर्ष्या, जलन, स्वतंत्रता, मुक्ति, ये सब को किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से इंगित किया जाए, किसी चीज़ से दिखाया जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रूपक। ये दो रूप में हो सकता है। ये जब कोई फोटो बनाया जाए तो उसका कुछ शाब्दिक अर्थ हो सकता है या फिर कोई प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा रूपक, यानी कि उस समय लोगों को एकजुट करने के लिए क्या किया गया? रूपक बनाया गया। ठीक, जैसे आप लोग फ्रांस की क्रांति में भी पढ़े होंगे, वही यहाँ बता रहा है कि स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए, गणतंत्र जैसे विचार के लिए, याद कीजिए, लोगों को नागरिक अधिकार मिले, वो सब चीज़ के लिए बहुत सारा जो चित्र बनाया गया था। याद कीजिए, लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर। लाल टोपी किसका? स्वतंत्रता, ये जो दास आज़ाद हुए थे उसका प्रतीक था। टूटी हुई जंजीर, जो लोग जकड़े हुए थे उनको आज़ादी मिला, ये सारा चीज़ का प्रतीक था। ठीक है। तो जो नारी रूपक का जो ये आविष्कार किया गया, उसमें फ्रांस में जो नाम है, फ्रांस में उसका रूपक का नाम है मारियाम। फ्रांस में आप समझ लीजिए फ्रांस माता। ठीक है। फ्रांस में जो बनाया गया फोटो वो कौन थी? उसका नाम दिया गया
मारियान। ठीक है, अब मारियान का फोटो ये जन राष्ट्र की विचार को रेखांकित करती थी, यानी कि लोगों के बीच एकता का भाव लाती थी। और वो लाल टोपी, तिरंगा और कलगी पहने हुए थी। ठीक, अब ये जो मारियान का फोटो है वो हर जगह चौक चौराहे पर लगाया गया, यहाँ तक कि सिक्कों में, डाक टिकटों में, जो पोस्ट ऑफिस का टिकट होता है, सब जगह। अब आप हर जगह एक ही तरह की चीज़ देखिएगा तो आपको क्या पहचानने में आएगा कि ये हमारा राष्ट्र है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्र का प्रतीक है। तब लोगों में लगेगा कि हाँ, ये एकता का भाव है। इस तरह आपको इसको समझना है। आपको लग रहा होगा एक फ़ोटो बना देने से राष्ट्र हो जाएगा, नहीं। जब हर तरफ एक ही चीज़ दिखेगा तब आपको लगेगा हाँ, एकता का कोई सूत्र है। उसी तरह ये तो फ्रांस का हम लोग पढ़े मारियान। उसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया थी। जर्मनी में जो रूपक थी उसका नाम क्या रखा गया था? जर्मेनिया रखा गया था। ठीक, और वो बलूत वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती थी, वो ये कुछ पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में बलूत जो है वो वीरता का प्रतीक था, इसीलिए। चलिए, ये ज़्यादा डिटेल है, वो रीडिंग लगाइएगा तो आपको उतना समझ आ जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ प्रतीक है और उसका क्या मतलब होता है उसके बारे में दिया गया है। जैसे तलवार, तलवार क्या है? मुकाबले की तैयारी। लेकिन तलवार पर जैतून का डाली लपेट दिए हैं, वो क्या है? शांति की चाहत, कि हम लड़ सकते हैं लेकिन लड़ेंगे नहीं। वो सारा क्या है? प्रतीक चिन्ह है। देखिए यहाँ पे, ठीक, सारा प्रतीक के रूप में रखा गया है ताकि लोगों को एक सूत्र में पिरोया जा सके। ठीक है, ये जर्मेनिया का फोटो दिया हुआ है यहाँ पे। जो राइन नदी, वहाँ पे राइन नदी है, उस पर पहरा दे रही है जर्मेनिया। ठीक, अंतिम टॉपिक, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फिर से याद कीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, तो सर इतना बार बताइएगा इतना बार बता रहे, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, टॉपिक का नाम एक बार देख लीजिए आप लोग। क्या है टॉपिक का नाम? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद का मतलब लोगों के बीच एकता का भाव। ये साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद, साम्राज्य बोलते हैं जब कोई राजा अपना एक क्षेत्र बना के उस पर राज करता है, लेकिन वो क्षेत्र बड़ा हो थोड़ा। आप नाम सुनेंगे, हिस्ट्री में बहुत सारा राज्य हुआ करता था। ठीक है, राज्य का साइज जो है वो थोड़ा छोटा हुआ करता था। अब इतना बड़ा इंडिया है, आप लोग देख रहे हैं। अब इंडिया के इतने बड़े क्षेत्र पे कोई अगर राज्य कर रहा है, पूरा लगभग इंडिया को कवर किए हुए, तो आप उसको राज्य बोलिएगा? नहीं, उसको साम्राज्य बोला जाता है। ठीक है, कोई बड़े क्षेत्र पे कोई राज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? साम्राज्य। यहाँ लिखा हुआ है 19वीं सदी। 19वीं सदी आपको पता है कितना से कितना? 1800 से 1900। 19वीं सदी का मतलब 19वीं सदी, 1800 से 1900 के बीच अंतिम चौथाई में, यानी कि 1875 से 1900। खुद सोच लीजिए, चौथाई 4 भाग में बांट दिया है 100 साल को, तो 25 साल लास्ट वाला। उसके अंतिम चौथाई में राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। इसको समझिए थोड़ा अच्छे से। राष्ट्रवाद जो शुरुआत में था 19वीं सदी के 1800 के आसपास, लोगों के बीच एकता का भाव लाना है, लोगों को एकजुट करना है, अपना राष्ट्र बनाना है, अपना कल्चर संभालना है, ये वाला स्वभाव नहीं रह गया अब राष्ट्रवाद का। अब राष्ट्रवाद थोड़ा बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है वही यहाँ समझना है। राष्ट्रवाद जो है वो सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। राष्ट्रवाद जो है संकीर्ण, यानी कि छोटा, सोच इसका छोटा हो गया। कहाँ लोगों को एकजुट करने चला था, लेकिन यही लोगों को एकजुटता को एक संकीर्ण सिद्धांत बना दिया ये लोग। ये कौन लोग था? ये वही राजा महाराजा लोग था। ये राजा महाराजा क्या कोशिश किया कि जनता को एक सूत्र में पिरो के, और जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, आप लोग नाम सुने ना, जैसे दुनिया में कुछ ही देश है जो राज किया है पूरे दुनिया पे, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, हॉलैंड वगैरह, ज़्यादातर यूरोप का देश, और रूस हो गया। ये लोग दुनिया पे बहुत ज़्यादा क्या किया है? राज किया है। अब ये उस समय का टाइम है, देखिए 19वीं सदी 1875। क्या इस समय अंग्रेज लोग नहीं था इंडिया में? था। और क्या फ्रांस नहीं था? फ्रांस भी था। फ्रांस उस टाइम चल गया था हार के, ठीक है, लेकिन कुछ एरिया में था। पुर्तगाल लोग भी कुछ बैठा हुआ था, और लेकिन यहाँ पे नहीं था। तो क्या इंडोनेशिया में था,
और दुनिया में अफ्रीका में था। तो ये लोग क्या कर रहा है, अब इन लोग को दुनिया जीतना है, और दुनिया जीतने के लिए लोगों में एकता का भाव ला रहा है। एकता का भाव ला के बोल रहा है कि देखिए, जितना हम लोग अपना साम्राज्य बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारा राज्य जो है वो मजबूत होगा, राष्ट्रवाद मजबूत होगा। ठीक है, वही लिख रहा है। इस बीच के दौर में राष्ट्रवाद समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। अब ये जो राष्ट्रवादी है ये उग्र राष्ट्रवादी बन रहे हैं। कहाँ पहले आपस में सहयोगात्मक भाव रखते थे, लोगों में एकता, अब ये उग्र राष्ट्रवाद। उग्र समझ रहे हैं, उग्र मतलब कि राष्ट्रवाद। अब ये उग्र, एक तो हम लोग अपने भाषा में गुस्सा हुआ, गुस्सा गया है। अब राष्ट्रवाद कैसे गुस्सा आएगा भाई? उग्र यानी कि अब राष्ट्र को अपने अंदर समेट लेना है कि हम लोग एक एरिया के लोग हैं, वो एक हैं, बाकी लोग हमसे अलग हैं, उनसे हमको कोई मतलब नहीं, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा तो करेंगे। वही लिखा हुआ है कि अनुदार, अनुदार समझ रहे हैं, उदार मतलब उदारवादी सिद्धांत आप लोग पढ़े ना, किसी के प्रति मतलब अच्छे भाव से उसको देखना, अच्छे से बात करना, ये उदारवाद है। और अनुदार मतलब यही कि ढंग से बात ना करना, बहुत रूडली बात करना, एक तो ये अनुदार होते चले गए। लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। और ये क्या कर रहे हैं, जो अपना साम्राज्यवाद का जो उद्देश्य है, साम्राज्यवाद को जो आगे बढ़ाना चाह रहा है ये अलग अलग देश, कि हम लोग पूरा दुनिया में राज करेंगे, पूरा दुनिया के एरिया को अपने अंदर लाएंगे, ये जो साम्राज्य बनाने का कोशिश हो रहा है, वही कोशिश कर रहा था कौन, कि लोगों में जो एकता का भाव है उसका इसका इस्तेमाल किया जाए, आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया जाए। ठीक, और यही इस्तेमाल करने के चक्कर में 1871 का समय देखिए, कौन सा समय है, 1871। लिख रहा है, यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। यूरोप, यूरोप आपको पता है, यूरोप दो भागों में बांट दें अगर, ये पश्चिमी यूरोप हो गया और ये पूर्वी यूरोप हो गया। ये पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक एरिया था बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, ज़्यादातर साउथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बाल्कन क्षेत्र, एरिया का नाम है बाल्कन क्षेत्र। और ये यहाँ पे बहुत सारे भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। यहाँ पे भूगोल अलग अलग था और जात, अलग अलग जात के अलग अलग टाइप के लोग यहाँ रहते थे। जहाँ पे आज कौन सा देश है, तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो। कभी मैप देखें दुनिया का, वो जिस क्षेत्र में है वही क्षेत्र कौन सा है, वो क्षेत्र है बाल्कन। और यहाँ पे जो लोग रहते थे उसको स्लाव बोला जाता था। क्या बोला जाता था, स्लाव। स्लाव लोग तो यहाँ पे रहते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए उग्र राष्ट्रवाद आ रहा है। उग्र यानी कि राष्ट्रवाद, अपने अंडर हमको रहना है, दूसरे से हमको मतलब नहीं है, इस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक एक चीज़ कि देखिए, एक बड़ा हिस्सा जो है ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये जो बाल्कन क्षेत्र है वहाँ पे जो ज़्यादातर एरिया है वो किसके अंडर था, तो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत। यहाँ पे क्या हुआ, रूमानी राष्ट्रवाद फैल गया। रूमानी, याद कीजिए पीछे आप लोग टॉपिक पढ़े हैं। रूमानी राष्ट्रवाद का मतलब कल्पना के आधार पे लोगों को एकजुट करने का कोशिश हो रहा था। ठीक है, ठीक है। अब जो रोमानी राष्ट्रवाद है उसका विचार जो फैला, तो ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक होगी। अब ऑटोमन साम्राज्य को लोग थोड़ा दरकिनार करने लगा कि हम ये लोग को नहीं मानते, हमारा रूमानी कल्पना हम लोगों को एकता के सूत्र में पिरो रहा है। ठीक है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि यूरोपीय राष्ट्रीयता के चंगुल से सब निकलना चाह रहे हैं, कि ये जो यूरोप का अलग अलग शक्ति, देखिए ये यूरोप का जो पश्चिमी शक्ति लोग, जो कुछ बड़ा बड़ा नाम आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो बड़ा बड़ा शक्ति लोग जो है वो ये लोग को कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। ये लोग बोला कि अब हम लोग उसको उसके अंदर नहीं रहेंगे, अब हम लोग को आज़ादी चाहिए। सब लोग अपना अपना राष्ट्रवाद का डिमांड करने लगा। इसीलिए आप उस क्षेत्र में देखेंगे बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं, ऐसे ऐसे। इंडिया में जितना बड़ा स्टेट है ना, उससे छोटा छोटा वहाँ पे देश है। क्यों है, क्योंकि सबका अपना अलग पहचान है। और ये राष्ट्रवाद उग्र हो रहा है लोगों में कि हमको एकदम अलग रहना है, इस टाइप का फील वहाँ पे आ रहा है। सब लोग अपना जो आज़ादी खोया हुआ था वो सब अपने वापस लेने के लिए प्रयास कर रहा था। ठीक है,
आगे जो है वो लिखा है, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। अब यहाँ आपको पता चलेगा कि दुनिया विश्व युद्ध की ओर क्यों जा रहा है। जब सब लोग अपना छोटे छोटे एरिया को लेकर डिमांड करने लगा तो ये क्षेत्र बहुत ही अस्थिर क्षेत्र हो गया। सब लोग डिमांड कर रहा है कि हमको अपना क्षेत्र चाहिए, हमको अपना राज्य चाहिए। ठीक है, अब ये क्षेत्र क्या है, और देखिए क्षेत्र चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हथियाने का कोशिश करता था कोई भी राज्य। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा राज्य रहेगा उतना ज़्यादा हमारे पास संसाधन रहेगा। तो सब दूसरे के इलाके को हथियाने के चक्कर में रहता था कि कैसे हम दूसरे के इलाके को हथिया लें। इसीलिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक दूसरे में घृणा का भाव, लड़ाई झगड़ा का भाव बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव था। ठीक है, अब इस तरह का हाल जब रहेगा तो बताइए क्या लड़ाई का माहौल रहेगा कि नहीं। चलिए, अपने में लड़ाई का माहौल है वो ठीक है। यूरोप का जो बड़ा बड़ा शक्ति है जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब क्षेत्र क्या है, वो उस क्षेत्र में अपना पकड़ मजबूत बनाना चाह रहा है कि हम लोग, क्योंकि देखिए वो लोग तो अपने क्षेत्र में तो जी ही रहे हैं, लेकिन दुनिया पे राज करने के लिए उस क्षेत्र में जाना पड़ता है। अभी भी वो लोग जो बड़ा बड़ा राष्ट्र है वो दुनिया के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है अपने फैसलों से। तो वो तो उस समय का बात है। तो उस समय भी ये लोग क्या कर रहा था, रूस, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, ये हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करने के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। दूसरे को कमजोर कर दो इस क्षेत्र में, और हाँ अपने को क्या कर दो, मजबूत कर दो, ऐसा वो लोग चाहते थे। ठीक है, और जब सब लोग आपस में ऐसा ऐसा चाहेगा कि हम इस क्षेत्र को जीते, हम इस क्षेत्र को जीते, सब लोग अपना अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहेगा, तो ये तनाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कोई आपस में लड़ जाएगा। वही जब इस तरह का बहुत ज़्यादा बड़ा लड़ाई शुरू होने लगा तो ये अंततः कहाँ पहुँच गया, अंततः फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घटित हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घटित हो गया। यहाँ लिखा हुआ है कि इतना ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगा, इतना ज़्यादा वो तनाव वहाँ पे बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया कि वो लास्ट में किस चीज़ में जाके रुका, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके रुका है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। थोड़ा सा और लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुछ है नहीं, उसी के बारे में आगे दिया हुआ है। साम्राज्यवाद से जुड़ा, जब ये राष्ट्रवाद, देखिए ये राष्ट्रवाद था, हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, आपको ठीक लग रहा था, हाँ लोगों के बीच एकता होना चाहिए। लेकिन यही जब साम्राज्यवाद से जुड़ गया, साम्राज्यवाद यानी कि हर लोग चाहने लगा कि मेरा क्षेत्र बड़ा हो, हम दुनिया पे राज करें, इस तरह का विचार जब फैलने लगा तो वही अंततः दुनिया को एक महाविपदा, एक बहुत ही खराब स्थिति में ले गया, महाविपदा की ओर ले गया, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ये टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं। जो औपनिवेशीकरण किया गया था, औपनिवेशीकरण समझ रहे हैं, जब किसी एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पे राज किया जाए, वहाँ के संसाधनों को अपने लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो हो गया औपनिवेशीकरण। तो औपनिवेशीकरण जो किया गया था उसका भी बहुत जल्दी से क्या होने लगेगा, विरोध होने लगेगा। और इसीलिए वो जो आप लोग वर्ल्ड वॉर देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और बीच में थोड़ा दिन शांति रहा, फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ये इसी का कहानी है, क्योंकि सब लोग अपने अपने लिए लड़ाई कर रहा था, सबको ज़्यादा क्षेत्र चाहिए, लेकिन यहाँ की जनता लोग भी अपना विरोध कर रहे थे, इसीलिए ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, असंगठित यानी कि टूटा फूटा क्षेत्र बन गया है। आप लोग देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा देश आपको यूरोप में दिखेगा। मैप पे जब बनाता है ना, मैप पे, तो मैप पे एक जैसा बनता भी नहीं है अच्छे से, उसको फिर जूम करके साइड में दिखाता है यूरोप का मैप। इतना छोटा छोटा देश वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, राष्ट्र राज्य गठित करने के लिए ये सारा कोशिश हुआ था। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा लंबा था। ठीक है, क्या दिक्कत है, लंबा था तो। क्वेश्चन है, जोसेफी मैत्सनी के बारे में कुछ बताइए। नहीं बता सकते हैं। कावूर के बारे में बताइए, यूनानी स्वतंत्रता, यूनान में जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा गया था,
कुस्तुनतुनिया की संधि 1832, वो सब, फ्रैंकफर्ट संसद। क्या आप लोग कहानी नहीं जानते हैं बताइए? राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को जब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये लेक्चर इतना लंबा क्यों रहा है? क्योंकि आप डिटेल में देख रहे हैं। शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है किसी भी लेक्चर को। ये जो इतना देर आप लोग देख रहे हैं ना, इसको 1 घंटा में भी समेटा जा सकता है। लेकिन जब 1 घंटा में समेटेंगे तो जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ना, तो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिटेलिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और शॉर्ट में पढ़िएगा तो कुछ भी आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, और जब डिटेल में पढ़िएगा तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो बैठा रहेगा, आप जोड़ के ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएं। छोटा सा दिया ये जर्मनी का कहानी। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क, और वो कैसे जर्मनी को एक करने का कोशिश किया युद्ध वगैरह से, वो देखें। मारियान और जर्मेनिया कौन थी, अभी हम लोग देखें, वो रूपक थी। जिस तरह उसको बनाया गया था, क्या इम्पोर्टेंस था कि लोगों के बीच कैसे एकता का भाव आ जाए, उसी को रूपक, वही रूपक बनाया गया था, ताकि लोगों में एकता का भाव आ जाए। ठीक है, और अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? नेपोलियन का क्वेश्चन याद कीजिए। नेपोलियन जो है, नेपोलियन संहिता लाया था, नेपोलियन कोड 1804 में, और उसमें प्रशासन को बहुत टाइट तरीके से बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग ये क्वेश्चन भी देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में लोगों के बीच एकता कैसे आया, वो पढ़ना है हम लोग को। लेकिन आज यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग को शुभकामना, पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।